नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। बात बिहार की कर रहे हैं और बात चुनावों की हो रही है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। चुनाव समय पर या पहले कोई नहीं जानता है, दोनों तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब आज हम बिहार की बात कर रहे हैं और चुनावों की चर्चा शुरू हो चुकी है, तो संजय जी, हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि क्या आरजेडी में टिकटों का बंटवारा शुरू हो गया है? कौन कहां से लड़ेगा, इसका फैसला तेजस्वी यादव लालू यादव ने कर लिया है? संकेत दे दिए गए हैं या फिर इतनी छूट दे दी गई है कि उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी की घोषणा स्वयं कर दे? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने, जो लालू यादव के बड़े लाल हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, बिहार विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कल अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से बदलने की घोषणा कर दी है। अभी वे समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। 2015 में पहली बार महुआ से जीते थे, वैशाली जिले से। लेकिन 2020 में वह हसनपुर गए चुनाव लड़ने, खुद की इच्छा से, स्थिति और परिस्थिति को भांपकर। लेकिन अब जबकि चुनाव अगले साल होने हैं, तेज प्रताप यादव ने यह ऐलान कर दिया कि वह चुनाव लड़ने को महुआ आ रहे हैं। और महुआ में 2020 में जब तेज प्रताप यादव ने क्षेत्र छोड़ा, तो आरजेडी के ही मुकेश रोशन उम्मीदवार बनाए गए। पहले वह दूसरी सीटों के लिए प्रयासरत थे, टिकट नहीं मिला तो उम्मीदवार बने और चुनाव जीते। मुकेश रोशन को मुकेश रोशन को तेजस्वी यादव का करीबी भी माना जाता है। और तेज प्रताप यादव की घोषणा के बाद वह सड़कों पर अपने घर पर फूट फूट कर रोते दिखाई पड़े। तो तेज प्रताप यादव की घोषणा, तेज प्रताप यादव जब कह देते हैं तो फिर करके दिखा भी देते हैं। क्या हम माने कि तेज प्रताप यादव को लालू यादव, तेजस्वी यादव का सिग्नल मिल गया, या तेज प्रताप यादव ने स्वयं ऐलान कर दिया और अब मुकेश रोशन क्या करेंगे? क्या मजबूरी में वह नीतीश कुमार का दामन भी थाम सकते हैं, या फिर उन्हें अपना क्षेत्र बदलने को मजबूर होना होगा? आरजेडी में और कितने विधायक हैं जो इस तरीके कि खतरे से परेशान होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि रास्ता दूसरा भी तलाशा जाना चाहिए? संजय जी, जो आपने कहा कि तेज प्रताप जी अगर कोई बात कह देते हैं तो उसको वो कर करके दिखा देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर तेज प्रताप जी ने मन बना लिया होगा कि हमें हसनपुर से चुनाव नहीं लड़नी है, हमें महुआ से चुनाव लड़नी है, तो वो लड़ेंगे। अब इसको तेज प्रताप जी की जिद कहिए या लालू प्रसाद जी जो हैं वो तेज प्रताप जी को जिस तरह से पसंद करते हैं तो उनकी हर जिद को वो मान लेते हैं। तेजस्वी जी भी अपने बड़े भाई की बात मान लेते हैं, इसको जिस रूप में देखा जाए। लेकिन इसको माना जाता है कि तेज प्रताप जी वैसा करते रहे हैं, पहले भी ऐसा करते थे। 15 में तो महुआ से जीते ही थे ना। इनको तो कौन व्यक्ति कह सकता था कि आप अपना क्षेत्र बदल दीजिए? ये 20 में भी लड़ सकते थे। इन्होंने खुद से तय किया कि नहीं, हम हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे, और हसनपुर से क्षेत्र का ही चुनाव नहीं किया बल्कि चुनाव जीते भी। फिर इस बार इन्होंने मन बना लिया है कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे, तो महुआ से चुनाव निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लड़ेंगे। ठीक है, मुकेश माना जा सकता है, चूंकि मुकेश रोशन अपनी भावना पर नियंत्रण नहीं रख पाए इसलिए फूट फूट कर रोने लगे, वो अलग बात है। इसको हम इस रूप में नहीं देखते हैं कि आरजेडी ने टिकटों का बंटवारा कर दिया। आरजेडी अभी टिकट का बंटवारा इतना पहले नहीं करेगा, और बड़ी मैच्योर्ड पार्टी है, बड़ी परिपक्व पार्टी है, इसलिए हर कदम को ऐसा रखेगी चुन चुन करके कि ताकि कोई भी मेरा दांव उल्टा नहीं पड़े। लेकिन तेज प्रताप जी की जिद या तेज प्रताप जी ने जहां पैर रख दिया तो मान लिया जाएगा कि अब वो क्षेत्र इनका है, अब वो वहां से ये चुनाव लड़े। तो तेज प्रताप जी को हम लोग उस पार्टी के फैसले से जोड़ करके न देखें, लेकिन इसको भी हम लोग मान करके चले कि तेज प्रताप जी के निर्णय को
पार्टी में चाहे वो लालू प्रसाद जी हों जो सबसे वरिष्ठ हैं, निर्णय लेने के लिए माना जाता है कि पार्टी उनको स्वतंत्र कर देती है, चाहे जी तेजस्वी जी, ये दोनों उनकी बात को नहीं टालेंगे। अगर तेज नहीं था। प्रताप जी ने मन बना ही लिया होगा तो दोनों लोग, ठीक है, समझाने बुझाने मान मनोबल का काम चलेगा, लेकिन बहुत कुछ इधर उधर वो नहीं करे। नहीं, रह आप गई तो बात, समझाने बुझाने की बात कर रहे हैं संजय जी। आप तो जहानाबाद से ही आते हैं। 2019 याद है ना, जी कितना जी समझाने का प्रयास किया गया था। और तेज प्रताप यादव को यदि जिद घुस गई कि हमें सुरेंद्र यादव के खिलाफ उम्मीदवार देना है, तो चंद्र प्रकाश को मैदान में उतार ही दिया था। चंद्र प्रकाश की भले ही जमानत जब्त हो गई थी, 2000 के करीब ही मत आए थे, लेकिन सुरेंद्र यादव की हार तो सुनिश्चित हो ही गई थी ना। 2019 में भी आपने जीत देखी थी। और मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव की जिद सिर्फ जगदानंद के मामले में बिल्कुल मंजिल तक नहीं पा सकी, बाकी तो वह हासिल कर ही लेते हैं। करीब करीब हासिल कर लेते हैं। और बिल्कुल जहानाबाद का बड़ा सटीक उदाहरण दिया कि सुरेंद्र यादव की हार को मैं मानता हूं कि ये केवल तेज प्रताप यादव की जिद ही थी। सब लोग 2019 मान में। करके चल रहे, हाँ 2019 जी में, चूंकि हम्म, मान ही करके लोग चल रहा था 2019 में कि जी चंद्र प्रकाश जी चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव जी ने उम्मीदवारी के जाकर के मुहर लगाई, बताई उनको, सुरेंद्र यादव को सीधे सीधे कहा, और देखिए परिणाम क्या रहा। तो इनकी हम्म, जब जिद जहां हो जाती है तो वो जिद जी तो ये पूरा करवा करके रखते हैं। ठीक है, हम्म, जगदानंद सिंह को लेकर के पिता भाई दोनों ने अपने तरीके से निर्णय लिया, और लगा कि अगर यहां पर भी जिद मानेंगे तो एक समूह का वोट बिखर सकता है, एक जी माना जाएगा। उस समय ए टू जेड की बात चल रही थी, और हम्म, ए टू जेड में अगर जगता बाबू को ये किनारे करते उस समय, तो शायद वो धार कुंद पड़ती। इस वजह से बिल्कुल। जगदानंद सिंह वाली बात पर, लेकिन तेज हम्म, प्रताप जी बोलने में कहा क्या बोल जाएंगे, कौन सी बात किनको कह देंगे, इसके लिए तो मैं देखता हूं कि सार्वजनिक मंचों पर भी वो बोल जाते हैं और बोल ही रहे बिल्कुल। हैं। आपके जो एक और सवाल थे कि हम्म, क्या मुकेश रोशन जी क्षेत्र बदलेंगे या दूसरी पार्टी का दामन थाम करके और फिर वहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये तो जी वक्त बताएगा। हम्म, आपने देखा प्रहलाद यादव से क्या कोई उम्मीद थी क्या कि वो बिल्कुल सत्ताधारी बिल्कुल। पार्टी की तरफ जाकर के बैठ जाएंगे, जब यहाँ पर सरकार का गठबंधन बदल रहा था। जी जब बदलते हुए गठबंधन में प्रहलाद यादव जब नीतीश कुमार के साथ जाकर के बैठ सकते हैं, तो हम्म, अब राजनीति में हर व्यक्ति निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, बिल्कुल। उनको लगता है कि हम आरजेडी पार्टी में जब हम चुनाव लड़ेंगे उनके टिकट से तो ज्यादा सुरक्षित है। आज हम्म, भी आरजेडी और लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी की वजह से जीतने में हमें बहुत आसानी होगी। हम्म, लेकिन कोई व्यक्ति अगर तय ही कर लेगा कि नहीं हमें लड़ना है, भाई राघोपुर से राबड़ी देवी चुनाव हार गई हैं, ऐसा तो नहीं बिल्कुल। है कि वो नीतीश कुमार ने हराया था। जी हाँ, तो हम्म, अभेद्य दुर्ग तो नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लालू प्रसाद मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव हारते रही हैं और हराने जी वाले रामकृपाल जी रहे हैं। हम्म, रामकृपाल यादव भी तो उसी परिवार के न एक सदस्य थे जिनको वो चाचा कहती हैं। और जी राम, ठीक है, इस बार रामकृपाल यादव चुनाव हार गए, लेकिन हम्म, मीसा भारती तो रामकृपाल जी से हारते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कार्यकर्ता, चाहे वो यादव जाति के ही क्यों न हो, अगर वो लड़ेंगे, चुनाव में मन बना लेंगे कि ठीक है तो आप लड़िए हम भी लड़ेंगे, तो बात नहीं बदल सकती है। बात बदल जी सकती है, कोई हम्म। चुनाव हार, क्योंकि वोट तो जनता देती है ना। नहीं, नेता आप खड़ा पाटलिपुत्रा होता की बात कर रहे हैं। देखिए, परिसीमन के बाद 2009 में लोकसभा क्षेत्र बना था पाटलिपुत्रा, और लालू यादव के ही दोस्त रंजन यादव से नीतीश कुमार ने लालू यादव को हरवा दिया था। है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी रंजन यादव से लालू यादव मधेपुरा में जाकर के शरद यादव से चुनाव हार गए थे। बिल्कुल। मधेपुरा को माना जाता है ना भाई कि मधेपुरा से, और उस समय लालू यादव शिखर पर थे। हम्म, जो इनका जो स्थिति थी उसमें तो कोई कल्पना ही नहीं करता था कि लालू प्रसाद जी भी चुनाव हार सकते हैं। और तो मधेपुरा से। मधेपुरा से जी, तो मधेपुरा से हार गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, आप चुनाव लड़ने के लिए लोकतंत्र में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप चुनाव हम्म, कहीं से लड़ लीजिए,
और कोई जीता हुआ आपका विधायक है, उनको कहिए कि नहीं, आप कोई और दूसरा विधानसभा देख लीजिए, अब यहां से तो हम लड़े, उसकी नहीं, स्वतंत्रता है। इसका मतलब तो संजय जी यही है ना कि देखिए हम वैशाली के समीकरण को समझें। मैं 2020 की बात कर रहा था कि देखिए मुकेश रोशन, जहां तक मुझे स्मरण है, सबसे पहले वह महनार से टिकट चाहते थे, लेकिन महनार में रमा सिंह की पत्नी बीना देवी को टिकट दिया गया और वह चुनाव जीत भी गई। रमा सिंह, जिनका रिश्ता चिराग पासवान से खराब हो चुका था, वह घर वापसी कर चुके हैं, क्योंकि रमा देवी स्वयं शिवहर से चाहती थी इंडिया ब्लॉक का टिकट। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल सका। तो क्या हम माने कि मुकेश रोशन, जो तेजस्वी यादव के करीब माने जाते हैं, तेजस्वी यादव को यह बात समझाना होगा कि देखिए यदि बीना देवी इधर उधर हुई रमा सिंह के कारण, तो आप महनार वापसी कर सकते हैं या हाजीपुर में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई को नाराज कर पाएंगे तेजस्वी यादव इस स्थिति में? तो मुझे नहीं लगता है। देखिए यदि दूसरे का सवाल होता है, कई दूसरे उम्मीदवार भी होते हैं तेज प्रताप यादव के, जिन्हें टिकट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, और इसे लेकर लंबे समय तक मंथन चलता रहता है। लेकिन तेज प्रताप यादव की जब पसंद हो गई तो फिर पसंद हो गई। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव जी के और भी उम्मीदवार होंगे जिनको ये आश्वस्त किए हुए होंगे कि भाई आने वाले चुनाव में आपको मैं टिकट दिलवाऊंगा आरजेडी से, आपको चुनाव लड़वाऊंगा, जितवाऊंगा, जिस तरह की बात उसमें हो सकता है कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप जी से सहमत न हो। लेकिन जब खुद का मामला इनका होगा तो उस स्थिति में वो महनार का सीट देना पड़े मुकेश रोशन जी को, हसनपुर उनको भेजना पड़े, कहीं और से चुनाव लड़ाना पड़े, या फिर वो जेडीयू में चले जाएं, या फिर वो पाला बदल ले, दूसरी पार्टी में चले जाएं कि नहीं ठीक है लड़ेंगे लेकिन हम दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, वो निर्णय उनके होंगे। लेकिन भाई अगर सीट कोई तय कर लेंगे, तेज प्रताप जी कोई सीट तय कर लेंगे, हालांकि अभी से जो तेज प्रताप जी ने बोल दिया तो एक तरह से उन्होंने अपनी दावेदारी जता दी कि भाई आप अपना क्षेत्र खोज लीजिए, अब इस बार हम हसनपुर नहीं जा रहे हैं लड़ने, इस बार हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरह से वो पब्लिक डोमेन में बयान दे करके उन्होंने अपनी दावेदारी जता दी, स्थिति को स्पष्ट कर दी कि सामने वाले विधायक जी को ये नहीं लगे मुकेश रोशन को कि शायद मैंने अंतिम वक्त में ऐसा निर्णय लिया। तो तेज प्रताप जी ने इस तरह से बता करके एक दूसरा पक्ष भी हमें लगता है कि हो सकता है कि तेज प्रताप जी को सिग्नल पार्टी से भी मिली हो। अरे पार्टी में लालू प्रसाद जी अधिकृत हैं, तो पार्टी ने सिग्नल दिया होगा कि भाई ठीक है महुआ से लड़ना है तो आप इसकी बात कर दीजिए पब्लिक डोमेन में कि इस बार का चुनाव हम महुआ से लड़ेंगे, वहां के मतदाताओं को एक मैसेज कर दीजिए। तो दोनों स्थितियों को हम लोग देख सकते हैं, एक तेज प्रताप जी का खुद का फैसला, एक हो सकता है कि तय हुआ होगा कुछ चीजें कि अगर लड़ना ही है महुआ से तो अभी थोड़ा बात कर लीजिए ताकि टिकट के समय अफरा तफरी की स्थिति नहीं हो। ये तो हसनपुर से जीते हैं, महुआ में आके दावेदारी कैसे कर रहे हैं। दोनों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं इस बात से मैं अक्षरतः सहमत हूं कि अगर तेज प्रताप जी ने कोई बात अपने लिए कह दी है तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी जी अपने भाई को नाराज करेंगे और लालू प्रसाद जी अपने बड़े पुत्र को नाराज करेंगे। अगर उन्होंने कहा दिया। एक और चर्चा आरजेडी के भीतर देखिए लोग कह रहे हैं कि देखिए तेज प्रताप तो हैं ही, मीसा भी हैं, और देखिए राबड़ी देवी अब विधान परिषद में है, लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार हैं। आपने देखा लोकसभा चुनाव 2024 में रोहिणी आचार्य की एंट्री कराई गई, मामूली मतों के अंतर से छपरा सारण में चुनाव हार गई राजीव प्रताप रूडी के हाथों से। इसके बाद वह सिंगापुरी चली गई है, लेकिन बिहार कनेक्शन और पिता का सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी को प्राप्त हो रहा है। क्या रोहिणी आचार्य को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है? कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि भाई सब तो रोहिणी भी क्यों नहीं। लड़ाया जा सकता है, और अगर वो लड़ना चाहेगी तो उनके टिकट में कहा कोई इफ बट की बात है। अगर कहा जा रहा है औरंगाबाद में कुछ तरह से जा रही है। हाँ जी, इतने नो मिल जाएगा, वो उसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। अब देखिए ना, पाटलिपुत्रा में राज्यसभा की सदस्य थी मीसा भारती, और अगर इस बार भी पाटलिपुत्रा लड़ना चाहिए तो भाई वीरेंद्र जी और रितलाल यादव जी कहाँ उस रेस में शामिल हो पाए। दोनों को समझा दिया गया या दोनों समझ गए। अगर हम लोग दोनों तरह से बात करें कि या तो पार्टी ने उनको समझा दिया
कि लड़ने दीजिए, मीसा जी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। और या दोनों समझ गए कि जब इन्होंने मन बना लिया कि राज्यसभा रहते हुए भी हम लड़ेंगे पाटलिपुत्रा, तो इनको हम नहीं रोक सकते हैं, पार्टी इन्हीं को लड़ाएगी। हम बगावती तेवर अपना करके भी नहीं कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गए। वैसे ही अगर रोहिणी आचार्य तय कर लेंगी कि हमको लड़ना है, और बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी जो जानकारी है कि औरंगाबाद में किसी सीट से इनको लड़ाए जाने की बात चल रही है, रोहिणी आचार्य जी को। और चूंकि वो तो अब सक्रिय राजनीति में आ गई हैं, जो उनके बयान होते हैं, जिस तरह से वो अपने ट्विटर हैंडल से हर घटनाक्रम पर नजर रख करके ट्वीट करती हैं, तो माना जाता है कि उनकी सक्रियता है राजनीति में। वो काफी रुचि के साथ भाग ले रही है। पहले तो भाग लेती थी वो ट्विटर हैंडल के माध्यम से, छपरा के चुनाव के बाद तो वो सीधे सीधे आ गई हैं मैदान में, और पब्लिक डोमेन में मंचों से जिस तरह से वो बोल रही हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ेंगी। उनके लिए सीट समस्या नहीं है। हाँ, सीट वैसी जरूर खोजी जाएगी जहां पर परिणाम इनके हिस्से में आए। उसमें औरंगाबाद जिले की भी कोई सीट की पर नजर रखी जा रही है कि उस सीट से उनको लड़ाया जाए, और वो मुझे लगता है कि वो लड़ेगी चुनाव, निश्चित रूप से लड़ना है। ये रोहिणी की बात होगी, लेकिन हम इसके आगे बात करें कि देखिए, आरजेडी में हम सिर्फ लालू परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को आगे टिकटों का फैसला करने के पहले परिवारवाद के बारे में भी सोचना पड़ेगा? क्योंकि उपचुनाव के जो परिणाम हुए, आपने देखा कि 34 साल का खूंटा किस तरीके से बेलागंज में उखड़ गया। सुरेंद्र यादव हमेशा जीतते रहे, जहानाबाद के सांसद भी बन गए इस बार, और जहानाबाद के चुनाव में उन्हें धुर विरोधी जातियों का मत भी मिला, क्योंकि जेडीयू को वहां हराना था। जेडीयू को नहीं, चंदेश्वर चंद्रवंशी को हराना था। फिर आपने देखा रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव हार गए, और सुधाकर सिंह चुनाव हारे, माफ कीजिएगा, जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव हार गए। और अजीत सिंह की पराजय के बाद देखिए, जगदानंद सिंह भी बिल्कुल गायब हैं, पार्टी के कार्यालय में नहीं दिख रहे हैं। तो परिवार को लेकर देखिए बीजेपी हमलावर हो जाती है, जबकि मेरा मानना है कि बीजेपी में भी परिवार उतना ही भरा पड़ा है। आप सांसदों में ही देख लीजिए, चाहे आप विवेक ठाकुर की बात कर लें, चाहे आप रविशंकर प्रसाद की बात कर लें, चाहे आप अशोक यादव की बात कर लें, कितने लोग हैं जो परिवार वाले हैं। और विधायक भी कम थोड़े हैं, लेकिन आरोप मढ़ा जाता है आरजेडी पर। तो क्या टिकटों के बंटवारे के समय तेजस्वी यादव इस बात पर विचार करेंगे कि बिहार की जनता जो है आरजेडी के परिवार वाले नेताओं के बेटों को नकार रही है, इसलिए थोड़ा होशियार होना होगा? करना तो चाहिए। जो बाई इलेक्शन के परिणाम आए हैं, और बाई इलेक्शन में जिस तरह से विश्वनाथ यादव को जनता ने नकार दी, जो 34 वर्ष से वो गढ़ था बेलागंज, एक नहीं सुनी लोगों ने। मनोरमा देवी के पक्ष में जिस तरह से इनके समीकरण दर के, वो माई भी दरक गया, मुस्लिम भी दर के, यादव भी दर के। तो एक तो मैसेज है। जो रामगढ़ है, जगता बाबू के बेटे के लिए वो दरक गया समीकरण। वो पूरी तरह से जो यादव जाति थे वो बहुजन समाज पार्टी बन गए, और किस तरह से अंबिका यादव के उस भतीजे को सतीश यादव के पक्ष में गोलबंदी हुई, वो एक तरह से कहिए कि जीतते जीतते हार गए। हम इसको इसी रूप में मानते हैं। मार्जिन तो उतना कम था कि वो जीतते जीतते हार गए, इतनी ही बात है। तो सुशील कुशवाहा के पक्ष में शुरुआत में मतदाता दिख रहे थे, कुशवाहा जाति के, ब्राह्मण जाति के, जनसुराज के पक्ष में। यदि उन्होंने अंतिम समय में रणनीतिक बदलाव नहीं लाया होता, उन्हें लगा कि हम यदि वोट दे देते हैं जनसुराज को तो ये जीत नहीं रहे हैं, इनके चक्कर में सतीश यादव एलियस पिंटू यादव चुनाव जीत जाएंगे, और किसी यादव को वहां वह जीत दिलाना नहीं चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अशोक सिंह चुनाव जीत गए और जगदानंद के बेटे चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए, और सतीश यादव एलियस दूसरे स्थान पर रहे। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर वो समीकरण जो बना था जनसुराज के लिए, वो समीकरण अगर फिर टूटता नहीं और टूट करके वो एनडीए के पक्ष में खड़ा नहीं होता, तो ये तो पिंटू यादव चुनाव जीत गए थे वहां से। बिल्कुल। तो ये तो माना ही जाएगा ना कि अगर आप उससे बाहर नहीं निकले। या पिछली बार सुधाकर सिंह भी जो जीते थे वो 182 वोट से ही तो जीते थे। उस बार भी टक्कर में रनर की भूमिका में तो वही थे, वही बहुजन समाज पार्टी के, हाँ वही थे। तो तेजस्वी जी के लिए तो एक, अगर वो रणनीति पर काम करते हैं
अगर देखते हैं कि कैसे जिस तरह से 225 का टारगेट लेकर के चल रही है एनडीए कि हमको 225 सीट जीतनी है और तेजस्वी जी को सत्ता में आनी है, तो हर चीज पर तो इनको नजर रखनी हो। भाई आप ही की जाति में परिवार को लेकर के अगर विद्रोह हो जाएगा, चूंकि वो जाति के बारे में जो कहा जाता है कि आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से यादव जाति भी महत्वाकांक्षी हो गई है। उसकी महत्वाकांक्षा को अब बहुत नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, लालू प्रसाद जी का सम्मान है, आरजेडी के प्रति वो जाति बिल्कुल गोलबंद है, उससे हम कहीं इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी जो ताकत आई है सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, वो ताकत की वजह से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ी है। नीतीश कुमार, आपको मैं उदाहरण बताता हूं, बेलागंज से शायद मनोरमा देवी को नहीं लड़ाते तो विश्वनाथ यादव इस बार भी चुनाव जीत जाते। मनोरमा देवी भी उसी जाति के थे और रॉकी यादव ने जिस तरह से जाकर के यादवों के बीच में प्रचार प्रसार किया कि मैं भी तो उसी जाति से हूं, ठीक है, टिकट हमें एनडीए ने दिया है, उनको टिकट आरजेडी ने दिया है या इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार है, हम में कौन सी बुराई। 34 साल अगर आपने उनको देखा, जरा हमको भी एक साल देख लीजिए, हम अच्छा नहीं करेंगे 2025 के चुनाव में हमें नकार दीजिएगा। तो अगर इस पर फूक फूक करके तेजस्वी जी कदम नहीं रखेंगे, रणनीति नहीं बनाएंगे, तो कहा जाता है ना कि कभी कभी अपने ही हथियार से व्यक्ति घायल हो जाता है। आप दबाव में आएंगे पार्टी के वैसे कद्दावर नेताओं को जो कहेंगे कि नहीं हमारे परिवार को टिकट नहीं दीजिएगा तो हम बगावती तेवर अपना लेंगे, आप उनके पक्ष में हो जाएंगे और उनको टिकट से नवाज देंगे। अगर एनडीए गठबंधन वैसे उम्मीदवार पर दांव लगा दी, जो उम्मीदवार उसी जाति का हो, उसी क्षेत्र में उसका भी एक अपना प्रभुत्व हो, तो वहां तो बेलागंज वाली स्थिति आपके साथ हो जाएगी। तो हमको लगता है कि तेजस्वी यादव इतना इमेच्योरिटी के साथ कोई निर्णय नहीं लेंगे। वो परिवार बगावती तेवर की आप बात करें, बगावत तो हर जगह साफ साफ दिखाई पड़ रही है। नवादा में आरजेडी का मतलब राजबल्लभ यादव ही हुआ करते हैं, हुआ करते थे भी कह सकते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं आप कि राजबल्लभ यादव के परिवार से, देखिए 2 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां राजबल्लभ यादव जो चाहते हैं वही जीत मिलती है। राजबल्लभ यादव का अपना नवादा, विभा देवी उनकी पत्नी विधायक हैं, और उधर प्रकाश वीर, तो वह भी राजबल्लभ यादव का परिवार भी दूर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भतीजे अशोक यादव जो एमएलसी हैं वह जेडीयू के पाले में चले ही गए हैं, और चाहे आप कहिए राजनीतिक फायदा, व्यावसायिक फायदा, वह परिवार भी। तो अभी अपनों को ही अपने साथ रखना तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। ओसामा साहब को कितने मुश्किल के बाद लाया जा सका, यह भी हमने और आपने देखा है। जी बिल्कुल नहीं, अशोक यादव ने तो यहां तक कह दिया ना कि नवादा की सारी सीटें जो हैं वो एनडीए जीतेगी। वो राजबल्लभ यादव का परिवार जो लंबे समय से इनके साथ, माने एक तरह से कहा जाएगा कि एक मजबूत तरीके से खड़ा है ना आरजेडी के साथ, नवादा को राजबल्लभ यादव से पर्याय मान करके चला जाता है। ठीक है, वो जीत हार अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सारी सीटें जीतेंगे। तो अगर नवादा में आप के लोग ही बगावती तेवर में आ गए और पाला बदल लिया, अशोक यादव से तो उम्मीद भी नहीं की जाती थी कि वो जेडीयू के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। इधर लखीसराय में प्रहलाद यादव ने जिस तरह से निर्णय लिया, मुकेश रोशन अलग रो रहे हैं। तो अगर आपने लोगों को संभाला नहीं, ओसामा साहब के बाद अवध बिहारी चौधरी की क्या प्रतिक्रिया होगी किसी को पता नहीं है। नहीं, अवध बिहारी चौधरी के बारे में तो जितना हिना साहब या जो भी बोल चुके हैं, या पहले भी इस तरह की बात थी कि अवध बिहारी चौधरी नहीं, तो किस तरह से तेजस्वी जी, ठीक है, उनको मनाए लाए पार्टी में, कितना फायदा होगा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। बेलागंज में तो उसका फायदा नहीं दिखा। ओसामा तो गए थे वहां बेलागंज में चुनाव प्रचार में, लेकिन बहुत फायदा वहां नहीं दिखा। तो सबको साधना कि कोई नाराज नहीं हो, कोई बगावती तेवर वाले उम्मीदवार जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, हरा तो देते ही है ना, तो नुकसान तो कर ही देंगे वो। तो तेजस्वी जी को बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली काम करना होगा, परिवारवाद इससे बचना होगा या बचनी होगी, उनको समझाना होगा। ठीक है, आपको सरकार जब बन जाएगी तो सरकार को जिसको कहते हैं ना कि लाभ पहुंचाने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, कि हम आपके सम्मान का ख्याल करेंगे, हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, आप बगावती तेवर मत अपनाइए।
और दूसरी बात कि जो बागी उम्मीदवार बनने की संभावना जहां जहां से इनको लगती है, उन लोगों को पहले ही इनको साधना होगा, बता देना होगा। तो एक टास्क है, चूंकि इनके सामने जो सत्ताधारी पार्टी एनडीए है वो मजबूत समीकरण के साथ खड़ी है। इनके साथ अगर एक समीकरण है जिसको माई समीकरण कहते हैं, तो एनडीए भी एक मजबूत समीकरण के साथ खड़ा है। माई समीकरण में भी छेद हो चुका है ना, माई समीकरण में भी छेद हो चुका है, क्योंकि देखिए इस जाति के स्थानीय नेता इतने हो गए हैं, अब उन्हें लगने लगा है कि भाई केवल वहीं से नहीं चलेगा, सबसे बड़े पावर हाउस से नहीं चलेगा, नीचे वाले पावर हाउस भी हैं। और यदि हम आरजेडी की समीक्षा करते हैं तो देखिए एक बड़ी चुनौती आई हुई है कि आपको जगदानंद के बारे में फैसला करना है। जगदानंद को कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, इस्तीफा स्वीकार करना है, इस्तीफा आया है नहीं आया है, यह सभी लोग जानना चाहते हैं। और यदि जगदानंद नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर नया अध्यक्ष कौन हो रहा है? क्या आलोक मेहता हो रहे हैं? कुमार सर्वजीत पासवान की चर्चा हो रही, आलोक मेहता की चर्चा अधिक है। लेकिन आज ही हमारे एक रिपोर्टर साथी ने बताया कि एक सवाल यह भी है कि लोकसभा में नेता भी अभय कुशवाहा होंगे और बिहार में राजद के अध्यक्ष भी आलोक मेहता होंगे। दोनों कुशवाहा पार्टी यादव और मुसलमान की है, यह कैसे संभव हो पाएगा? इन सही सही उन्होंने देखा उस नजरिए से कि भाई केवल कुशवाहे के ही हिस्से में सारी चीजें कैसे हो। आखिर अशोक यादव जो नवादा से नाराज हुए हैं, या जो राजवल्लभ यादव का परिवार उसी कुशवाहा कार्ड को लेकर के तो नाराज हुए हैं कि भाई पार्टी के लिए लड़ते भिड़ते हम रहे हैं, और उसमें फिर यहाँ पर कुशवाहा समाज पर ही केवल भरोसा क्यों किया जा रहा है। तो संभव है पहले तो तय तो हो जाए कि कौन होंगे इनके पार्टी के नए अध्यक्ष। जगता बाबू का कोई बयान नहीं करते हैं, यह भी देखना होगा ना। जी हाँ, बिल्कुल। और जिसको ये जिम्मेवारी देते हैं, जगता बाबू क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन उनके उम्र और उनके सेहत को लेकर के कहा जा रहा है कि अब वो बहुत कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं माने जा रहे हैं। जगता बाबू इस बार शायद नहीं मान पाएंगे, जो खबर है। अब हो सकता है कि लालू प्रसाद जी का एक जो संबंध है उसका ख्याल रखते हुए मान जाए, वो अलग बात। रह गई बात, मैं जो एक और इशारा आपको करना चाह रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इधर पप्पू यादव का जो बयान आ रहा है उसमें पीछे में कांग्रेस पार्टी का एक ये लगा हुआ रहता है, मतलब कि वो अपने को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी कांग्रेस में जी। मैं अब पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस अगर पप्पू यादव को थोड़ा अधिकृत करती है बिहार में कि भाई ठीक है, लोकसभा में तो हम नहीं कर पाए, लेकिन विधानसभा में टिकटों के बंटवारा को लेकर के तय कीजिए कि कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि अकेले हैं, वहां कांग्रेस भी इनके साथ है, इनके साथ लेफ्ट पार्टियां भी है। अब सीपीआई-एमएल अपना स्ट्राइक रेट समझाने लगेगी इनको, सीपीआई है, सीपीएम है, मुकेश सहनी जी से अभी इनकी बात नहीं हुई है। तो जो इनके हिस्से में सीट आएगी, जितनी सीटों पर ये लड़ेंगे, उसी सीट पर न इनको रणनीति बनानी है और सबको समझाना है और बगावती तेवर उम्मीदवार को कन्विंस कर करके किनारे भी करनी है। तो अब पहले तो एक देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन, आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगा जिसमें मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले गए थे, मौर्या होटल कांड। जी, मौर्या होटल कांड। और कहीं से उनको भनक मिल गई थी कि बस आपको इतनी ही सीटें आपको गठबंधन में मिलने जा रही है, और उसके बाद वो नाराज हो गए थे और गठबंधन बदल लिए थे। पहले तो तेजस्वी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने गठबंधन के साथियों को समझाना कि उनको कितनी सीटें देंगे, अपने कितनी सीटों पर लड़ेंगे। उसके बाद अपने यहां जो लोग हैं जो सीटिंग इनके हैं, निश्चित रूप से 20 में तेजस्वी जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई। उसके बाद एआईएमआईएम के जो विधायकों को ही अपने पाले में लाए। तो जो सीटिंग इनके एमएलए हैं, क्या वो सीटिंग एमएलए पर ही दांव लगाएंगे, या नया चेहरा जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि भाई मैं घूम रहा हूं, आप टिकटों के बारे में हम तय करेंगे कि इस बार हम किन पर दांव लगाएंगे। तो क्या सिटिंग सीट पर सारे उम्मीदवारों पर ये दांव लगाएंगे, नए चेहरे पर दांव लगाएंगे? और पप्पू यादव का निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, बिल्कुल। तो वो कांग्रेस को कितनी हवा देंगे, किस तरह से करेंगे? अखिलेश प्रसाद सिंह अभी उसके अध्यक्ष हैं, वो कितना बार्गेनिंग करेंगे, कितनी सीटों पर बनती नहीं है। पप्पू यादव अखिलेश सिंह में बनती नहीं है, और पप्पू यादव अखिलेश सिंह में बनती नहीं है, तो दोनों अपने अपने तरीके से करेंगे।
तो गठबंधन को साधना, फिर अपने लोगों को साधना, सीटिंग एमएलए कितने हैं जिनको फिर रिपीट करेंगे या नए चेहरे पर ये कितना दांव लगाएंगे, मुकेश सहनी कहां पर जाकर के संतुष्ट होंगे। जिस तरह से मुकेश सहनी, मुझे नहीं लगता है कि इनको कुछ सीटें दे करके और इनको संतुष्ट कर लेंगे मुकेश सहनी को और मान जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुकेश सहनी तो देखिए अब उम्मीदवार तलाश रहे हैं, दूसरी जातियों को जो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा ही संजीव मिश्रा को लाए हैं, तो ऐसे संतुष्ट होने वाले नहीं है। तो बिहार की बात को हम आगे भी जारी रखेंगे, समय हो गया है। तो चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।